नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने एक भारतीय जासूस की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। तो आइए आज की बायोग्राफी की ओर बढ़ते हैं। यह ऑडियो बुक शैक्षणिक सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें शामिल सभी तथ्य और विवरण इंटरनेट, पुस्तकों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों पर आधारित हैं। इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या सामग्री के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी को इस सामग्री पर कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, उचित कार्रवाई की जाएगी। रविंदर कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर। पिछले कुछ समय में अपने ही देश के विरुद्ध जाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई भारतीयों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह और यामीन मोहम्मद जैसे नामों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर बदनाम राजनयिक माधुरी गुप्ता द्वारा भारत के साथ किए गए विश्वासघात की याद दिला दी है। ये सभी घटनाएं इस सच्चाई की ओर इशारा करती हैं कि विश्वासघात अक्सर जाने पहचाने चेहरों के पीछे छिपा होता है, लेकिन यही समय हमें इसके ठीक विपरीत पक्ष पर भी सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह उन लोगों को याद करने का समय है जिन्होंने देश को बेचने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए वही सीमाएं पार की। जहां कुछ भारतीयों ने पैसों, झूठे प्यार और लालच के बदले पाकिस्तान को गुप्त जानकारियां दी, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी था जो वर्षों तक पाकिस्तान में रहकर उसके सबसे गोपनीय सैन्य रहस्य भारत तक पहुंचाता रहा। उसकी वजह से अनगिनत भारतीय सैनिकों और नागरिकों की जान बची। उस व्यक्ति का नाम था रविंदर कौशिक। खुफिया दुनिया में वो ब्लैक टाइगर के नाम से जाने जाते थे। एक जासूस का निर्माण रंगमंच से अंधेरे की दुनिया तक कभी कभी किस्मत ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आती, बल्कि कॉलेज के समारोह में चुपचाप बैठी होती है। रविंदर कौशिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे कौशिक एक देशभक्त परिवार से आते थे। उनके पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे। बचपन से ही कौशिक ने देश सेवा को सिर्फ नारा नहीं बल्कि जीवन का लक्ष्य माना। वे एसडी बिहानी पीजी कॉलेज में वाणिज्य के छात्र थे, लेकिन उनकी असली रुचि रंगमंच में थी। वे केवल अभिनय नहीं करते थे, वे किरदारों को जीते थे। एक नाटक में उन्होंने एक ऐसे भारतीय सैनिक की भूमिका निभाई जो दुश्मन की कैद में भी देश से विश्वासघात नहीं करता और मृत्यु को चुनता है। उस दिन दर्शकों में कुछ खास लोग भी मौजूद थे, रॉ के अधिकारी। प्रदर्शन के बाद उन्होंने कौशिक से संपर्क किया। प्रस्ताव सीधा था, देश की सेवा करनी होगी, लेकिन अपनी पहचान के साथ नहीं, किसी और के रूप में जियो और उसी के रूप में मर जाओ। कौशिक ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दी। पहचान का विसर्जन। 1973 में वे दिल्ली पहुंचे और रॉ में शामिल हुए। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठोर प्रशिक्षण लिया। उर्दू भाषा सीखी, पाकिस्तानी संस्कृति और भूगोल पढ़ा, इस्लामी रीति रिवाज अपनाए, यहाँ तक कि खतना भी कराया। धीरे धीरे रविंदर कौशिक मिटते गए और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। पाकिस्तान में मिशन विश्वविद्यालय से सेना तक। 1975 में नबी अहमद शाकिर के रूप में वे पाकिस्तान पहुंचे। पहला पड़ाव कराची विश्वविद्यालय। उन्होंने LLB में दाखिला लिया और पूरी तरह पाकिस्तानी छात्र जीवन में घुल मिल रहे, किसी को कोई शक नहीं। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में प्रवेश का लक्ष्य रखा। भारी जोखिम के बावजूद उन्होंने सैन्य लेखा विभाग की परीक्षा पास की और पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में कार्य किया। भारत के लिए दहाड़ता ब्लैक टाइगर। 1989 से 1983 के बीच भारत के पास एक असाधारण बढ़त थी। दुश्मन की सेना के भीतर से काम करने वाला एक रॉ एजेंट। कौशिक ने भारत को सैनिकों की तैनाती, हथियारों की आवाजाही, गुप्त अभियानों की जानकारी भेजी। कहा जाता है कि उनकी सूचनाओं से 20,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बची। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें नाम दिया ब्लैक टाइगर। अंडरकवर एजेंट के रूप में चुनौतियां। रविंद्र कौशिक का लंबे समय तक चला मिशन इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसियों के भीतर कितना गहरा भरोसा कायम कर लिया था। इतने लंबे समय तक अपनी पहचान छिपाए रखना और किसी भी तरह के शक से बचे रहना उनकी असाधारण क्षमता और धैर्य का प्रमाण था। पाकिस्तान में अंडरकवर रहते हुए रविंद्र कौशिक को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे
गुप्त रूप से खुफिया जानकारी जुटाना, संवेदनशील जानकारियां इस तरह एकत्र करना कि किसी को भनक न लगे, लोगों का भरोसा जीतना और हर तरह के संदेह से बचना, काउंटर इंटेलिजेंस से बचाव, पाकिस्तान की उन कोशिशों से बचना जिनका उद्देश्य विदेशी जासूसों विशेष रूप से भारतीय एजेंटों की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना था, रॉ से सुरक्षित संपर्क बनाए रखना, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऐसे गुप्त माध्यम स्थापित करना जिनमें पकड़े जाने या इंटरसेप्ट होने का खतरा न्यूनतम हो, मानसिक दबाव से जूझना, लंबे समय तक अकेलेपन में रहना, लगातार तनाव झेलना और हर पल उजागर हो जाने के डर के साथ एक शत्रुतापूर्ण माहौल में काम करना। कौशिक का यह मिशन सहनशक्ति, साहस और मानसिक मजबूती की एक कठिन परीक्षा था। विश्वासघात और गिरफ्तारी। 1983 में रॉ की एक रणनीतिक चूक ने सब कुछ बदल दिया। एक अन्य एजेंट इनायत मसीह पकड़ा गया और यातनाओं में टूट गया। उसने सब कुछ उगल कर दिया। कौशिक को एक जाल में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में 2 वर्षों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान स्वीकार नहीं की, किसी साथी का नाम नहीं बताया, कोई जानकारी लीक नहीं की। जेल, पत्र और उपेक्षा। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। जेल से उन्होंने भारतीय सरकार को पत्र लिखते हुए पूछा, क्या भारत जैसे महान देश के लिए बलिदान देने वालों को यही मिलता है? उनकी मां ने वर्षों तक सरकार के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें केवल मामूली पेंशन मिली, इसके अलावा कोई सम्मान नहीं। रविंद्र कौशिक के अंतिम शब्द थे, अगर मैं एक अमेरिकी होता तो 3 दिनों के भीतर इस जेल से बाहर आ चुका होता। मौन में मृत्यु। नवंबर 2001 में 18 वर्षों की कैद के बाद मियांमारी जेल में रविंद्र कौशिक का निधन हो गया। कोई तिरंगा नहीं, कोई सूचना नहीं और कोई श्रद्धांजलि नहीं। वे उसी मौन में चले गए जिस मौन में उन्होंने देश की सेवा की थी। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। एक पीड़ादायक अध्याय। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू भारत सरकार की प्रतिक्रिया रही। देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के बावजूद रविंद्र कौशिक को कभी आधिकारिक रूप से सम्मान या मान्यता नहीं मिली। हालांकि यह बताया जाता है कि उनकी रिहाई के लिए कूटनीतिक प्रयास किए गए थे, लेकिन इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि कभी नहीं हो सकी। खुफिया मामलों से जुड़े कूटनीतिक प्रयास प्रायः गोपनीय रखे जाते हैं और जनता तक सीमित जानकारी ही पहुंचती है। ब्लैक टाइगर की विरासत। एक गुमनाम नायक। रविंद्र कौशिक का जीवन समर्पण और बलिदान की एक मार्मिक कहानी है। उन्होंने पूरे निष्ठा भाव से अपने देश की सेवा की, लेकिन उनकी कुर्बानियां लंबे समय तक अनदेखी रहीं। यह सच है कि विदेशी भूमि पर पकड़े गए जासूसों को सरकारें अक्सर औपचारिक रूप से नकार देती हैं, लेकिन ऐसे नायकों के त्याग को याद रखना और सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है। रविंद्र कौशिक कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, वे भारत की अदृश्य ढाल थे। रविंद्र कौशिक भारत के ब्लैक टाइगर थे, एक सच्चे देशभक्त, एक गुमनाम योद्धा और भारत द्वारा निर्मित सबसे साहसी जासूस। रविंद्र कौशिक भले ही एक गुमनाम नायक रहे हों, पर उनकी कहानी याद रखे जाने और सम्मानित किए जाने की पूरी हकदार है। उनके परिवार की मान्यता करती है कि हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले खुफिया एजेंटों के योगदान को स्वीकार करें। भारत के सबसे चर्चित जासूसों में एक कहा जा सकता है कि रविंद्र कौशिक का जीवन उन मौन नायकों का प्रतीक है जो बिना किसी प्रसिद्धि या पुरस्कार की अपेक्षा किए परछाइयों में रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं। यह त्याग, कर्तव्य और समर्पण की एक असाधारण मिसाल है। आज उन्हें भारत के सबसे चर्चित और साहसी जासूसों में गिना जाता है। उनके जीवन पर किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी हैं, जैसे कि एक था टाइगर और रॉ। हालांकि दोनों फिल्में काल्पनिक हैं, पर एजेंट के साहस, संघर्ष और देश के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं, जो दुश्मन देश में अंडरकवर काम करने वाले खुफिया एजेंटों के साहस और संघर्ष को उजागर करती हैं। एक गुमनाम नायक का सम्मान। आइए ऐसे गुमनाम नायकों को वह पहचान और सम्मान दे जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। नीचे दिया गया यह संदेश रविंद्र कौशिक के लिए एक उदाहरण है जिसे आप अपने ट्वीट या पोस्ट के अनुसार ढाल सकते हैं।
रविंद्र कौशिक एक भारतीय जासूस जिसने पाकिस्तान में रहते हुए देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसे कभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा करने वाले असली नायक अक्सर परछाइयों में ही रह जाते हैं। अंत में सादर नमन के साथ मैं उनकी जीवनी को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करता हूँ। धन्यवाद।